नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मई का अंक लेकर हाजिर हैं। श्रोताओं, वर्ष 2025 के शुरुआती 100 दिनों में केंद्र सरकार ने वक्फ से जुड़े कानून में बदलाव कर मुस्लिम समाज को पारदर्शिता के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाया। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के अभाव के कारण 21,000 से ज्यादा मुकदमे देश भर में हो गए थे। वक्फ को लंबे समय तक देश में धार्मिक नजरिए से परिभाषित किया जाता रहा, जबकि वक्फ सिर्फ संपत्ति प्रबंधन, शासन और प्रशासन का मामला है। भारत की अलग अलग अदालतें कई स्तर पर वक्फ को वैधानिक निकाय बता चुकी हैं। ऐसे में देश भर में व्यापक मंथन, संसदीय समिति में विस्तृत परिचर्चा और लंबी बहस के बाद वक्फ से जुड़ा विधेयक पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, कुशल और गरीबी को कम करने पर केंद्रित करके इसे ठीक करना है। साथ ही विधेयक ये भी सुनिश्चित करता है कि वक्फ की संपत्ति और धन का उपयोग गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाए। इसके अतिरिक्त विधेयक में गैर मुस्लिमों की भूमि पर विवादों को रोकने के उपाय शामिल हैं, ताकि कल्याणकारी प्रयासों में बाधा न आए। वक्फ से जुड़े कानूनों में क्रांतिकारी सुधार ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा है। साथ ही बीमा और पेंशन से जुड़ी 3 जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के सबसे बड़े सुरक्षा कवच के 1 दशक पूरा होने पर एक विशेष स्टोरी भी इस अंक में शामिल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। आज जो योजना लाया हूं उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आपके भीतर की शक्ति हो, आपकी अपनी शक्ति हो, आप अपना गौरव के साथ बुढ़ापा भी बिता सको। अगर आपकी आवश्यकता 1,000 रुपए की पेंशन है तो उसकी स्कीम है, 2,000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 3,000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 4,000 चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 5,000 चाहते हो उसकी स्कीम है। श्रोताओं, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पंडवानी गायिका उषा बारले, संसद के बजट सत्र के कामकाज का लेखा जोखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। पत्रिका के इनसाइट विशेष सामग्री और बैक कवर पर 7 मई को मनाए जाने वाले सीमा सड़क संगठन दिवस को भी समाहित किया गया है। दुनिया के सबसे प्राचीन जीवंत शहर के रूप में काशी सनातन आस्था के सबसे अहम केंद्र रूप में हजारों वर्षों से ख्यात रही है। प्राचीनता के इसी वैभव को अपने हृदय में समेटे काशी अब प्रगतिशीलता के पथ पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसके केंद्र में 2014 में लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, जब यहाँ पहली बार आने पर उन्होंने कहा था, मुझे न किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। देश में विरासत के साथ विकास की मॉडल बनकर उभरी काशी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर 3,880 करोड़ रुपए की सौगातें दी। काशी ने पिछले 10 वर्ष में विकास की एक नई गति पकड़ी है, आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और उज्जवल बनने की दिशा में मजबूत कदम भी बढ़ाए हैं। 2014 में यहाँ से सांसद और फिर देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अपने 50वें वाराणसी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी से अपने लगाव के साथ शहर की इस परिवर्तन यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि इनमें आने वाले समय में वाराणसी और आसपास के जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, तो वहीं नल से जल जैसी सुविधाओं के लागू होने से लोगों का जीवन आसान होगा। इन परियोजनाओं के शुरू होने से विकसित पूर्वांचल की राह आसान होगी। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की सभी जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नए भारत के भरोसे की वो कहानी है जिसने नव उद्यमियों के सपनों को सींचकर यथार्थ में बदला है।
ऐसे लोग जिनके पास मादा तो था, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए पूंजी न थी। उनकी आकांक्षाओं को भरोसे के साथ आर्थिक संबल देने वाली ये योजना बीते दशक में नव उद्यमियों के लिए लाइफलाइन बनकर आई है। इस योजना का एक दशक पूरा हुआ तो देश की युवा आकांक्षाओं पर विश्वास की कुछ सच्ची कहानियां खुद इसके लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से संवाद में कहा कि जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी को आखिरी गिनते थे। धीरे धीरे समाज की मनोस्थिति बदलती गई और नौकरी सबसे पहले आ गई, व्यापार मध्यम ही रहा और लोग यहाँ तक पहुँच गए, खेती तो सबसे आखिरी रह गया। आज भारत के युवा के पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसे भरोसे का साथ मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। बीते 10 वर्ष में पीएम मुद्रा योजना ने 52 करोड़ लोन देकर न सिर्फ पूंजी की बाधा दूर की, बल्कि सपनों को साकार कर उनकी जिंदगी भी बदली है। पीएम मुद्रा योजना में अभी तक 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के गारंटी मुक्त लोन दिए गए हैं। ऐसे लोगों को लोन मिले जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं थी। करीब करीब आधे लोन एससी, एसटी और ओबीसी को मिले हैं। योजना के अल्प समय में बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई है, क्योंकि युवा अब जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। पीएम मुद्रा लाभार्थी संवाद के अंश पत्रिका में शामिल हैं। बीते एक दशक में भारत ने पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट की नई नीति के साथ संबंधों को नया विस्तार दिया है। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ रणनीतिक भागीदारी को खास बढ़ावा भी इसी दौर में मिला है। दुनिया की करीब 21% आबादी वाले 7 देशों के इसी संगठन में भारत को अपनी नेतृत्व क्षमता से क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय सहयोग के इस खास मंच को और मजबूती थाईलैंड में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में मिली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग की नई दिशा में 21 सूत्रीय कार्य योजना का प्रस्ताव रखा, जिसकी जानकारी पत्रिका में शामिल है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों पर आधारित रहे हैं। समय के साथ साथ रिश्ते व्यापक होते गए और अब इसका दायरा व्यापार, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, कूटनीति और क्रिकेट से होते हुए पर्सन टू पर्सन तक पहुंच रही है। भारत के पड़ोसी प्रथम की नीति और विजन महासागर में श्रीलंका का विशेष स्थान है। दोनों देश के सुरक्षा हित समान है और एक दूसरे पर निर्भर है। अपनी चौथी श्रीलंका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन संबंधों को नए आयाम दिए, जिनके बारे में पत्रिका पढ़कर जानकारी ली जा सकती है। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का संकल्प रहा है। इस संकल्प की सिद्धि, हरियाणा के लोगों की सेवा और युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ज्यादा स्पीड और बड़े पैमाने पर काम करती रही। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हरियाणा का दौरा किया और राज्य को विकास की कई सौगातें दी। केंद्र का प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत 9,000 करोड़ से ज्यादा के क्लेम भी दिए गए हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए किसानों की जेब में गए हैं। हरियाणा को मिली सभी सौगातों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। वहीं सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिकता के मामले में विशेष स्थान रखने वाले तमिलनाडु को आधुनिकता के साथ विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। विकास की सौगातों की इस कड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आगे बढ़ाया, जब अपने 1 दिवसीय दौरे में उन्होंने तमिलनाडु में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। उन्होंने तमिलनाडु को देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज के तौर पर नए पंबन रेल ब्रिज की सौगात भी दी और इन सभी परियोजनाओं की जानकारी ये पत्रिका पढ़कर
ली जा सकती है। संकल्प के सामर्थ्य और 2047 तक देश को विकसित बनाने के जुनून के साथ शुरू हुई नए भारत की यात्रा सिर्फ परिवर्तन भर की एक कहानी नहीं है। ये नीतियों से संभावनाओं के नए द्वार खोलने के साथ भविष्य की मजबूत नींव रखने की यात्रा है। तो इस संकल्प से सिद्धि के मंत्र के साथ आगे बढ़ने की नव आकांक्षाओं को दिशा देने का सफर भी है। नए भारत के परिवर्तन की इसी यात्रा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया संस्थान न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन में किया, जहां देश के युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आपका उत्साह, आपकी सोच और आपकी भागीदारी ही भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प की ऊर्जा है। राइजिंग भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं की इन्हीं आकांक्षाओं का जिक्र किया। तो बीते एक दशक के साथ 2025 के पहले 100 दिन के उन ऐतिहासिक कदमों पे भी बात की, जिन्होंने विकसित भारत के दृढ़ संकल्प को और मजबूत बनाया है। राइजिंग भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री क्या बोले, इसे विस्तार से पत्रिका में शामिल किया गया है, जहां आप उनके विचार पढ़ सकते हैं। लोक जीवन की गहराई में लोक कला की झलक बसी है, जो इसे एक विशेष पहचान और रंग देती है। और ऐसा ही एक रंग है पांडवानी, यानी पांडवों की आवाज, जिसमें महाभारत की कहानी बयान होती है। उस कहानी को आवाज देकर इस लोक कला को दुनिया भर में पहचान दिलाने का माध्यम बनी है उषा बारले, जिनकी कहानी को इस अंक की व्यक्तित्व की श्रेणी में शामिल किया गया है। देश दुनिया में भरपूर मान, सम्मान और नाम अर्जित करने वाली गायिका उषा बारले को ये मकाम हासिल करने में बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ा। कहा जाता है कि उषा के पिता को उनका गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं था और ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने अपनी बेटी को कुएं में भी फेंक दिया था, ताकि वो डरकर गाना छोड़ दें। ये अलग बात है कि उषा ने परिस्थितियों से कभी हार न मानी और कृत संकल्पित रही। पंथी, लोक संगीत, भरथरी सहित कई गायन विधाओं में निपुण माने जाने वाली उषा बारले पांडवानी गाने में ज्यादा दक्ष मानी जाती हैं। उषा बारले इस कला से बच्चों को भी सींचने का काम करती हैं। साथ ही वो इस कला को हमेशा जीवित रखते हुए भारतीय कला को बढ़ावा देना चाहती हैं। जब राष्ट्रपति भवन में उषा बारले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तब वो अपनी परंपरा और संस्कृति को समेटे सम्मान लेने पहुंची। शुभ कार्य से पहले पैरों में चप्पल की बजाय आलता लगाए वो नंगे पैर ही राष्ट्रपति से सम्मान लेने आगे बढ़ी। समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में जब उनका नाम लिया गया, तब पुरस्कार लेने से पहले वो जमीन पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झुककर उनके अभिवादन का उत्तर दिया था। उषा बारले को पद्मश्री के अलावा कई अन्य सम्मानों से भी नवाजा गया है। 11 मई का दिन भारत के इतिहास में सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज के दिन भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी, जिसने माँ भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। पोखरण की तपती रेत पर इतिहास की मिट्टी में जब एक वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वप्न बोया और एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहस से उसे सींचा, तब भारत ने सिर्फ एटॉमिक परीक्षण ही नहीं किया, बल्कि आत्मनिर्भरता का बिगुल भी बजाया। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।